दिल्ली अध्यादेश आने वाला है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए आर और पार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद क्या है। देखा जाए तो अभी सदन में सत्ताधारी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। ऐसे में क्या यह बिल गिर पाएगा? सदन में दो दल ऐसे हैं जो आपका नंबर गेम बिगाड़ सकते हैं। इतनी सारी रणनीति बनाने के बाद, इतनी तैयारियां कर लेने के बाद क्या विपक्षी दल साफ दिखते हुए बहुमत को हरा पाएंगे? आज सदन में दिल्ली अध्यादेश आने वाला है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए आर और पार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए यह पहली परीक्षा होने वाली है। लंबा इंतजार किया गया है कि यह बिल सदन में आता। अब देखना यह है कि विपक्ष की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है कि सदन में आते ही इस बिल को फेल कर दिया जाएगा, वो सफल हो पाएगी या नहीं। देखा जाए तो अभी सदन में सत्ताधारी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। ऐसे में क्या यह बिल गिर पाएगा, ये देखने लायक होने वाला है। आपको बता दें कि बिल में दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये वही बिल है जिससे जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध दर्ज करवाती आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर के विपक्षी दलों से मुलाकात कर इस बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग भी की थी। एनसीटी दिल्ली संशोधन 2023 के जरिए राजधानी के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन प्रावधान है। आइए जानते हैं कि अगर ये कानून बनता है तो क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद क्या है। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। इसके मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य होगी। जीएनसीटीडी अधिनियम के किए गए संशोधन में कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की ही चुनी हुई सरकार सर्वोच्चता रखेगी। केजरीवाल की याचिका पर मई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह माना कि दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए 19 मई को जो अध्यादेश लाया गया, इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल से प्राधिकरण बनाने को कहा गया था। इसमें कहा गया कि ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर और उन पर अनुशासिक कार्यवाही का जिम्मा इसी प्राधिकरण को दिया गया। दिल्ली के लिए लाए गए इस अध्यादेश से दिल्ली सरकार की शक्तियां कम हो गई। ऐसा कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो अध्यादेश पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर अधिकार को खत्म करता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण को इस तरह से बनाया गया कि इसके अध्यक्ष तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अल्पमत में रहेंगे। समिति के बाकी 2 अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं, सीएम की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं, सिफारिशें कर सकते हैं, यहां तक कि एक तरफा सिफारिशें करने का काम किसी अन्य संस्था को सौंप सकते हैं।
अध्यादेश को 6 महीने के अंदर कानून की शक्ल देनी होती है। ऐसे में अब इसे लेकर बिल पेश किया जाना है। हालांकि केंद्र की ओर से अध्यादेश की तुलना में बिल में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A 45D में अहम बदलाव किए हैं। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये धारा 3A संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 से संबंधित है। अध्यादेश में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा को सेवाओं से जुड़े कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में अध्यादेश की एक अन्य 45D के तहत प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया है। बताते चलें कि धारा 45D बोर्डों, आयोगों, प्राधिकरणों और अन्य वैधानिक निकायों के लिए लाई जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित है। इस अध्यादेश में एलजी राष्ट्रपति को सभी निकायों, बोर्डों, निगमों आदि के सदस्यों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति या नामांकन करने की विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। हालांकि नया अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से गठित निकायों, बोर्डों, आयोगों के संबंध में प्रदान करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब ये बिल आ जाएगा तो उसके बाद क्या बदलाव होने वाले हैं। दरअसल बिल में दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। अथॉरिटी में बहुमत से सारे फैसले होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर एलजी फैसला करेंगे, लेकिन वो ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। अथॉरिटी में व्यवस्था है कि किसी प्रस्ताव पर अगर सब सहमत नहीं है तो मतदान से फैसला किया जाएगा। मान्यता है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं समावेशी निर्णय लेने की ये उचित पद्धति है। अगर अथॉरिटी और एलजी की राय अलग अलग होती है तो एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। ऐसे में अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस जैसे मुद्दों पर एलजी को सिफारिश करनी पड़ेगी। बिल के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लिहाजा इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दफ्तर, देश हित में यह आवश्यक है कि यहां प्रशासन में सर्वोच्च मानदंडों का पालन हो। दिल्ली के बारे में कोई भी फैसला केवल यहां के नागरिक को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। अब गौर करने लायक यह है कि सदन में 2 दल ऐसे हैं जो आपका नंबर गेम बिगाड़ सकते हैं। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, एनडीए के पास 333 सांसद है। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद है। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं। ऐसे में लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर बिल मोदी सरकार आसानी से पास करवा लेगी। राज्यसभा में बीजेपी के 93 सांसद है, जबकि सहयोगियों के मिलाकर 105 हो जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी को 5 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिलना तय है। ऐसे में बीजेपी के पास कुल 112 सांसद हो जाएंगे। हालांकि ये बहुमत के आंकड़े से 8 सांसद कम है। वहीं विपक्षी दलों पर 105 सांसद हैं। बीजेपी को बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी के एक सांसदों से भी समर्थन की उम्मीद है। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी को बीजेडी या वाईएस कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है। दोनों की राज्यसभा में 9 सांसद है। वाईएसआर कांग्रेस ने बिल पर केंद्र का समर्थन करने का फैसला किया है। ऐसे में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर दोनों ही सदनों में सत्ताधारी बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम कोशिशें, जिसमें विपक्षी दलों को इकट्ठा करना ताकि दिल्ली अध्यादेश सदन में फेल हो सके, मौके पर फेल होती हुई यह रणनीति नजर आ रही है। इतनी सारी रणनीति बनाने के बाद, इतनी तैयारियां कर लेने के बाद क्या विपक्षी दल साफ दिखते हुए बहुमत को हरा पाएंगे? तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।